I'm with Bhupinder Singh Hooda, the former Chief Minister of Haryana. He is the leader of the opposition in the Haryana Assembly today from the Congress Party, of course, from the constituency of Garhi Sampla Kiloi, formerly known as Kiloi, as we all know. But Mr. Hooda is an interesting character. He's not just a very well-known politician from Haryana. He's also a national level politician. He's been elected 4 times to the Lok Sabha. And 3 of those times he actually defeated Chaudhry Devi Lal, one of Haryana's best known political figures in the 90s. His father, Mr. Ranbir Singh Hooda, was one of India's best known freedom fighters, a very renowned gentleman. Mr. Hooda's son, Hooda Saab's son, Dipinder, is also in politics, and I will ask him the dynasty question much later in my interview. But today we are launching with Mr. Hooda's interview here at the Tribune a video show called Decode Haryana. This is your show, dear viewers. This is your newspaper, the Tribune. You have grown up reading it. And as we go online, we are launching this video show so that we can explain the state of Haryana, a beloved state for all of us, to all of you. And we request you to send us your feedback. We request you to follow us on social media. I'm Jyoti Malhotra, and I have with me 2 of my colleagues, Gitanjali Gayatri, who is the chief of the Haryana Bureau here in Chandigarh, at the Tribune, and Bhartesh Thakur. Hooda साहब, आपका द ट्रिब्यून में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. और आप हमारे दफ्तर में आए इधर चंडीगढ़ में, बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये बताइए कि अब जो सियासी हालत है हरियाणा की, उसके आप एक बहुत ही अहम जो है किरदार निभाते हैं. और हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने, आपकी पार्टी के 3 लोगों पर जो है रेड किया है. उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वैसे सब जुडिस मैटर है जी. मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन प्रतिशोध से कोई ऐसे किया जाए तो लोग आने वाले चुनाव में बीफिटिंग रिप्लाई देने के लिए तैयार बैठे. आपको लगता है कि प्रतिशोध है? लगता ही है. कैसे लगता है आपको? जिस जो टाइमिंग है या जिस हिसाब से है, मैं भी उनको कर रहा हूँ, केसेस जिस हिसाब से बने हैं, तो हमारे को पूरा इस पे भरोसा है जुडिशरी पे. जी. जुडिशियल सिस्टम पे. सर, ये देखा गया है कि जैसे दूसरे स्टेट्स में हमने देखा है कि जिन लीडर्स पे केसेस होते हैं फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं. क्या बीजेपी की तरफ से कभी आपको अप्रोच किया गया? ऐसी मैं उनको सबको पता है मैं कांग्रेस में हूँ, तो ऐसी कोई इस किस्म से कोई बात नहीं आई. लेकिन चलती फिरती बातें आती रहती हैं. भाई बीजेपी में भी आप लोगों के लिए स्थान है, इस किस्म की बातें तो, लेकिन कोई ऐसी सीरियस बात नहीं. सर, क्या आप वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कोई एक्शन आपके अपने अगेंस्ट, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ एक मैटर इन्होंने दोबारा खोला है M3M बिल्डर्स के अगेंस्ट अटैच? नहीं, दोबारा नहीं खोला, ये पहले से उलावास FIR है इसका. हाँ जी. और मेरे इस पे स्टेटमेंट हो चुकी है. लेकिन ये भी आप पे, ये जो जब M3M के खिलाफ जब ये केस रजिस्टर हुआ था, जब रेड हुआ है अभी कुछ दिन पहले, तो ये CBI ने जो आपके खिलाफ एक जो FIR दर्ज किया था 2019 की बात है. अब इस पुराने FIR को एक नए सिरे से सामने लाया गया, तो क्या लगता है आपको? नहीं, अभी कोई 2 महीने पहले मेरा ED से स्टेटमेंट हुआ था. जी. स्टेटमेंट दे दिया था मैंने. उसके बाद तो क्या कहा था आपने? नहीं, जो भी उन्हें क्वेश्चनर थे उनके, कि मेरे लेवल पे बात नहीं है. ये तो हमारी, जैसे इन्होंने कहा है, जो मैं अखबार में पढ़ा है, रेलीगेर से इनका उसने अपना बेचा है, तो उससे तो हमारा कोई कंसर्न नहीं, ना हमारे पास परमिशन में आया. हमारे तो लाइसेंस तक है कंसर्न. तो कोई लेना देना नहीं आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं. सर, और आपको लगता है कि मतलब इलेक्शन आते ही ये सब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो दीज केसेस फॉल फ्लैट या एकदम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं इन चीज़ों को? जब भी मैंने कहा ना, वेंडेटा से कोई चीज़ होती है तो लोग जो है दे गिव बीफिटिंग रिप्लाई. तो बाकी सब क्योंकि सब जुडिस है, ऑलरेडी सेट, तो आई डोंट नो टू. अब देखिए, 2-3 महीने में हूडा साहब चुनाव हमारे सामने है हरियाणा के अंदर. तो आज की स्थिति में जब आपकी पार्टी एक बहुत बड़ा कैंपेन चला रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है लोगों से,
और जहाँ पे भी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उस बात में ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, छत्तीस बरादरी जो बहुत उससे देख रहे हैं, और इससे साफ इंडिकेशन है कि पीपल हैव डिसाइडेड कि भाई आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी की सरकार को अब आपको लगता है कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो अब नहीं चाहती हाँ, बीजेपी? बिल्कुल। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी जो 9.5 साल के करीब हो गए, पहले बीजेपी की थी, बाद में बीजेपी जेजेपी थी, जो भी वायदे किए इन्होंने कोई पूरा नहीं किया। चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे आप देखो ना, आफ्टर ऑल सरकार का क्या काम है? डेवलपमेंट करना, जी, लोगों की सुविधा देखना, और सबसे पहले उनको सुविधा वो सिक्योरिटी देना। तो ये एज फेल्ड इन ऑल फ्रंट। मैं कह सकता हूँ नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जो मैंने देखी है, ये देखी है कि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी जी, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। मैंने ये तो पूरी स्टैटिस्टिक्स उससे है। और अब 2024 में हरियाणा किस चीज़ में नंबर 1 है? बेरोज़गारी में, महंगाई में, और सोशल जो प्रोग्रेसिव इंडेक्स है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देखते है, उसमें इसको अनसिक्योर्ड स्टेट डिक्लेयर किया, असुरक्षित प्रदेश किया। यहाँ तक स्थिति है, कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं प्रदेश में। ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं हरियाणा में। और खेल और खिलाड़ियों का आप खुद स्वयं देख रहे हैं, जो बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नहीं देश का नाम किया, ओलंपिक्स में भी, एशियाड में, जहाँ पे भी आपने देखा जी, उनको किस तरह से जंतर मंतर पे घसीटा गया और आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला है। तो इस प्रकार से नौकरियों का हिसाब देख रहे हैं, इन्होंने एक कौशल रोजगार निगम बना दिया, वह उससे नौकरियां देंगे। उसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना वो पक्की नौकरी है, ना पेंशन है। जो बहुत पढ़े लिखे हैं जवान बच्चे हमारे को, उनको भी लो पे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे। हमारे समय में हमने नौकरी ठेका देना बंद कर दे। नौकरी ठेके पे नहीं जाएंगी, पक्की जाएंगी। तो सरकार खुद ठेकेदार बन गई है नौकरियाँ देने। यहाँ तक कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहाँ इजराइल में अगर लड़ाई है तो मौत के मुंह में उनको भेजा जा रहा है। लेकिन उस पे तो आपने कुछ नहीं कहा हुड्डा साहब कि ये जो इजराइल में जो लड़ाई नहीं, हो मैंने रही उसी है, टाइम बोला था। आपने कुछ नहीं कहा? बिल्कुल ना बोला मैं उसी टाइम, क्या? ये हमारे जवानों के साथ खिलवाड़ है। क्या मतलब उनका? लेकिन जो ये सरकार का काम थोड़ा है, ठेके पे भेजे उनको, कोई क्या मतलब हुआ? जी, तो ये है उनमें, मतलब इसका काम जो है, रिजल्ट क्या हुआ कि 2 लाख जो है ना रेगुलर पोस्टें खाली पड़ी हैं। ये जो इन्होंने खोला है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। मतलब सुबह जिस तरह आपका डिजिटल ये लेबर चौक होता है ना, लेबर चौक पे जाओ आप किसी शहर में, जी, तो सवेरे ले जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। इसी प्रकार कोई उसका सोशल उसकी सिक्योरिटी नहीं है, सर्विस सिक्योरिटी नहीं है, ना उसकी पेंशन है। एक किस्म से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जैसे खिलवाड़ी कर रहे हैं। जी, गीतांजलि जी आप कह रही थी कुछ? हाँ सर, आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, बट ये जो बीजेपी इज फाइटिंग इट्स ओन इलेक्शन दिस टाइम, INLD BSP के साथ आ रही है, आप इंडिपेंडेंटली लड़ रही है, तो ये 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट में क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया विद दीज पीपल गोइंग सेपरेट नहीं, ये वेज? 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट नहीं है, ये लोकसभा के इलेक्शन में क्लियर हो गया है। अब जिन पार्टियों की 1% वोट भी नहीं आई है, वो भी क्लेम करें दे 0.80 आई होगी, मतलब जेजेपी की, तो वो 4 कॉर्नर कैसे होंगी? तो ये फाइट इज डायरेक्टली बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। जो बीच में दूसरे हैं, वोट काटू जिनको कहते हैं, हाँ। उनको लोग वोट देने वाले नहीं नहीं, हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया है सर हरियाणा के अंदर। पहले भी क्या था, बाई इलेक्शन हुआ था यहाँ आदमपुर का, हाँ, जब भी आए थे, और केजरीवाल जी उसी जिले के रहने वाले हैं, वहाँ पे भी आए थे, कैंडिडेट किया, खड़ा किया था इन्होंने। जब ये जयप्रकाश को काफ़ी वोट आई थी, उस समय आम आदमी पार्टी की वोट कुल 3000 आई थी।
तो आपको लगता है कि तो आम आदमी पार्टी का कोई चांस नहीं है आपको बेस लगता है? नहीं है स्टेट यहाँ पर। हाँ, हमारा अलायंस है उनके साथ, नेशनल लेवल पे अलायंस है, स्टेट लेवल पे किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं। तो कांटे की टक्कर किसके साथ है? बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी, और कुछ और कोई बीच में किसी को नहीं और मिलने जो वाला। गृह मंत्री अमित शाह साहब आपके ही स्टेट में आए, मंदरगढ़ में पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली की है, उससे क्या उम्मीद, लोग क्या नहीं, कहते हैं वो इस आए बारे में? थे और मुख्यमंत्री जी भी गए थे शाहीन साहब, वहाँ पूछ रहे थे कि भाई जो कांग्रेस की 10 साल थे वो उसका हिसाब पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता था जिस स्थल पे रैली हो रही थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो हमने ही बनवाई थी। कम से कम ये तो बताते सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ हम खड़े हैं। तो इनका क्या योगदान? सर उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। आपको लगता है ये कोई ये ऐसा अटेम्प्ट है पोलराइजेशन ऐसा करने है, का? 10 साल में रहा, रिजर्वेशन नहीं हुई 10 साल कांग्रेस में, अब तक तो रिजर्वेशन नहीं हुई, तो अब कहाँ सवाल आ गया रिजर्वेशन का हरियाणा में? दैट क्वेश्चन। लेकिन इनकी पॉलिटिक्स है ये, पोलराइजेशन, पुलिस, प्रोपेगेंडा, यही The 3 Ps, 3P। पोलराइजेशन, पुलिस एंड प्रोपेगेंडा। हुड्डा साहब, ये तो हमारा तो एक ये अच्छा एक पॉलिटिकल स्पीकिंग पॉइंट अब निकला है। सर लेकिन 5 सीटें आप लोगों ने जीती इस लोकसभा इलेक्शन में, 5 उन्होंने, मतलब आपके साथ मिलकर 5। तो व्हाट वेंट अगेंस्ट देम कि उन्होंने 5 लूज करी एंड व्हाट वेंट इन योर फेवर? अगर क्योंकि उनकी 2 टर्म्स के बाद भी 5 मैं सीट आ बता रहा गई, हूँ उनका तो, क्योंकि इट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। जो पार्टी 10 की 10 सीट हो जिसकी, हरियाणा ऐसी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुए, 5 सीटें आई, और वोट शेयर जो है हमारा हरियाणा में, अलायंस का लगाओ, इंडिया अलायंस का, वैसे तो कांग्रेस का ही था वो हाईएस्ट इन कंट्री है। नेक्स्ट टू हरियाणा वो ये अपना तमिलनाडु, देन कर्नाटक, मतलब हमारा वोट शेयर 47.62 है इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस का। बेसिकली वो कांग्रेस का ही है। जी बेसिक, क्योंकि बाकी तो पार्टियां इतनी इस आपके स्टेट में में नहीं एक है। ही सीट थी, हमने जी, आप पार्टी को आपको, दी थी, लेकिन मेजर शेयर तो कांग्रेस का ही है। और हमारी पिछली बार 28% के करीब वोट आई थी, नाउ इट 19 पॉइंट को समझो 20% इंक्रीज, और किसी स्टेट में किसी पार्टी का नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप 5 सीटें हार हैं सर। और जो जिनकी 58% वोट थी पिछली बार, वो दे हैव रिड्यूस टू 46, तो 12% वोट बीजेपी कम हुई है। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं पार्लियामेंट की, 10 की 10 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। इसी तरह 90 असेंबली सेगमेंट्स हैं, इन ऑल द 90 असेंबली सेगमेंट्स बीजेपी का वोट गिरा है, कांग्रेस का बढ़ा है। सर लेकिन शैलजा जी ने अभी स्टेटमेंट दी है नहीं, एक मिनट इससे पहले भरते जी, लेकिन फिर भी सर 5 सीटें तो आप हारे हैं ना। ऐसा नहीं है कि 10 लोकसभा सीटों में 5 बीजेपी हारी है, लेकिन 5 आप भी तो हारे हैं। जीते हैं ना 5, ये क्या इंडिकेशन है लोगों का? हाँ, किस क्या तरफ जा रहे इंडिकेशन हैं? है? इंडिकेशन ये है जब 0 से हम 5 पे पहुंचे हैं, हाईएस्ट वोट शेयर लिया है, दिस इज क्लियर इंडिकेशन लोग आने वाले इलेक्शन में जो है कांग्रेस को बनाएंगे ऐसे। सर शैलजा जी ने अभी जुलाई 18 को नरवाना में स्टेटमेंट दी है कि जिनका नाम सर्वे में भी नहीं था उनको भी टिकट दे दी। ये तो पार्टी हाईकमांड का काम है। और उन्होंने कहा कि ऐसा असेंबली में इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसा है, बिल्कुल ठीक बात है आपका। ये पता नहीं उनको कहाँ से सर्वे उनके पास थी, मेरे पास तो नहीं थी सर्वे, तो अलग अलग एजेंसियों ने करे था। लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है पार्लियामेंट में, उसी की वजह से कांग्रेस को इतनी सीटें आई हैं। नहीं, जब स्टार्ट हुआ था इलेक्शन, आप लोग भी कहते थे, आपसे डिस्कशन होती थी, तो ये कहते थे भाई कांग्रेस की तो अब पिछली बार तो 0 थी, अब 1 सीट आ सकती है। वो रोहतक की सीट गिनते थे, 1 से 5 पहुँचे हैं। जिस दिन टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसी दिन अपसर्ज हुआ है। लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। जैसे 2019 में था असेंबली के इलेक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में
मैंने कहा था अगर उस टाइम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता टिकट का तो गवर्नमेंट उसी टाइम बन जाती कांग्रेस की। तो सर उस टाइम क्या कि कोटा वाइज लीडर्स ने टिकट बांट लिए थे आपस में अब कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही हो गया था। तो ये कोटा वाली जो बात भट्टेश आप कह रहे हो, इसका सर ये जो हमको समझ आता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से फैक्शंस हैं। आप तो खैर हैं ही लीडर बहुत बड़े, एक शैलजा जी हैं, शैलजा कुमारी, फिर वीरेंद्र सिंह जी हैं, फिर उनके बेटे ब्रजेंद्र तो खैर उनके साथ हैं वीरेंद्र सिंह ही जी तो अभी आए हैं, जी। मार्गदर्शक बन चुके हैं वो हमारे, मार्गदर्शन के रूप में। पर उन्होंने कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिशियन, उन्होंने जवाब दिया वहीं मैंने उस दिन आप वहीं थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस थे ना, जब मैंने उनको मार्गदर्शक कहा, वहाँ तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ। मार्गदर्शक भी एक्टिव पॉलिटिशियन होता है। तो आपने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। हाँ, बड़े भाई हैं मेरे, अच्छा, माय एल्डर ब्रदर। क्या मतलब हुआ और इसका? शैलजा वो जी कह चुके हैं मैं राजनीति में नहीं। राजनीति में नहीं है वो। हाँ, वो कह चुके हैं मैं नहीं, त्याग लेकिन त्याग ले उन्होंने तो ये कहा था त्याग कि ले आप चुका। भी रिटायर हो जाओ, मैं भी रिटायर हो जाता नहीं, हूँ। उन्होंने कहा था मैं तो रिटायर हो गया, हाँ, मेरे को सलाह दे रहे थे। कि आप भी हो जाओ। हाँ, तो मैं आज तेरा कल भी होना पड़ेगा, मैं सबको ही होते हैं, रिटायर तो सभी होते हैं, हम भी होंगे, लेकिन वो हो गए। लेकिन आपके इस इलेक्शन के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, किरण चौधरी वो भी छोड़ के चली गई, वो आपसे नाराज है क्या? नहीं, मेरी तो उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। फिर क्या हुआ? पार्टी से नाराज हो गई होंगी तो मैं क्या कह सकता तो हूँ। क्या हुआ सर फिर? वो तो ही बता सकती है, उनको कोई अपना भविष्य दिखा होगा कहीं। सर शैलजा ने कहा कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ, अगर उनकी बेटी इलेक्शन लड़ती तो जीतती पक्का, इमीडिएटली उनके छोड़ने के बाद की स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ मैं आपको। और रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा कि पार्टी को इसमें मंथन करना जो भी है पार्टी ने फैसला किया, बड़े सोच समझ के फैसला किया है। सर लेकिन पार्टी हाईकमान ने फैसला किया है। पार्टी हाईकमान ने ही शैलजा जी को टिकट दी है, पार्टी हाईकमान ने ही दीपेंद्र को टिकट दी है, पार्टी हाईकमान ने ही अम्बाला में सारी टिकटें पार्टी हाईकमान ने दी है। लेकिन तो सर ये क्या कहें पार्टी हाईकमान एक टिकट ठीक दे रही है, एक गलत दे रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या असेंबली इलेक्शंस के लिए ये सारे फैक्शंस क्या एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और क्या हाई कमांड को इंटरेस्ट नहीं कि सारे लीडर्स इकट्ठे आएंगे होके क्यों नहीं, लड़ें? आए इकट्ठे ही हो। ये सर कोई आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में है, कोई प्रोग्राम कोई सारे लीडर्स क्या इकट्ठे होके कोई कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आने का है कोई प्रोग्राम इस तरह? जो भी होगा कई जगह आएंगे। इसका मतलब अभी तक तो नहीं है। इलेक्शन में नहीं, इकट्ठे ही हमारा कोई और ये जो हरियाणा देखो, मांगे हिसाब उसमें पर इसमें शैलजा जी और वो बड़ी किससे पार्टी नेशनल पार्टी है, हम भी हैं और भी हैं, तो इनमें मतभेद तो हो सकता है, इट इज ऑब्वियस है। जब मतभेद ही नहीं होगा तो आगे तरक्की भी नहीं कर सकते। मतभेद कांग्रेस पार्टी के अंदर? हाँ, Within the party? मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। अच्छा, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। हाँ, तो इस वास्ते हम इकट्ठे हैं। सर लेकिन ये जो हरियाणा मांगे हिसाब वाला प्रोग्राम चल रहा है, इसमें शैलजा जी भी नहीं है, सुरजेवाला जी भी नहीं शैलजा जी की जा तो रही है, शहरों उन्होंने कहा था मैं यात्रा करूंगी, और कैसे होता है? नहीं वो उसी- यात्रा उसी- अलग इसी का पार्ट है, इस- इसी का पार्ट है। इसी का पार्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब सब हम साथ साथ हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, बिल्कुल हिंदी फिल्म की तरह। चलिए, ये तो बहुत जो अच्छी खबर है। पार्टी का फैसला हो जाएगा टिकट का, उसको सब देंगे, चाहे 19 हुआ चाहे 24 हुआ, जब भी पार्टी ने फैसला कर दिया मदद तो करिए। और किरण चौधरी जी के जाने से कोई फर्क पड़ा पार्टी में, इन द सेंस कि एक बड़ा नेता गया अहेड ऑफ इलेक्शंस, कुछ ऐसा? देखिए, कांग्रेस में 42 एक्स MLA, एक्स MP, सिटिंग MP और जो सेंटर के मिनिस्टर रहे वो शामिल हुए हैं, तो वो भी तो फर्क पड़ा होगा। सर अभी सैनी गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए, जी। सैनी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े डिसीजन लिए अभी रिसेंटली। जैसे आप मांग करते थे कि क्रीमी लेयर बढ़ानी चाहिए, उन्होंने क्रीमी लेयर बढ़ा दी ओबीसी कोटे की। फिर उन्होंने ओबीसी कोटा को 15% से 27% कर दिया है। तो आपको लगता है इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? ऐसा है, जो उन्होंने कहा क्रीमी लेयर बढ़ा दी, 6 से 8 करी है, लेकिन सवाल ये 8 से 6 किसने की थी? कई साल तक 8, अब हमारे समय में 8 थी, 6 किसने की थी? जो उस साल 5-6 साल जो गए हैं इनके करने के बाद
जो जिनको लाभ नहीं मिला है ओबीसी को, उसका उनका हर्जाना कौन भरेगा? अभी इलेक्शन देख के करने से फर्क थोड़ी पड़ता है। और उससे क्या बहुत बच्चों का नुकसान हुआ उसमें, ओबीसी उसमें पढ़ाई में भी नुकसान हुआ, वैसे भी नुकसान हुआ। क्रीमी लेयर हम तो पहले बढ़ानी चाहिए थी, इन्होंने घटाई थी। और इन्होंने ही जो हमारे समय में जैसे कृषि का वो इंक्लूड नहीं था, वो इन्होंने किया, घटाया भी, कम भी, वो भी इंक्लूड कर दिया। तो बड़ा भारी नुकसान इन्होंने किया है ओबीसी का। तो अब हमने क्या रखा भी, हम तो इसको 10 करेंगे। 10%? 10 लाख 10 लाख। क्रीमी लेयर। और जो रिजर्वेशन की बात है, जो इसकी बीसीए एक ही रिजर्वेशन है, वो 10% से 15% हमने करी थी हमारे साइम की। सर ये बताइए कि अमित शाह हिमसेल्फ हैज टेकन चार्ज ऑफ द हरियाणा कैंपेन ऑफ द बीजेपी, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, तो सारी स्टेटों में चार्ज ले रखा हूँ। महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, वहाँ झारखंड भी सीनियर लीडर बीजेपी के हैं, होम मिनिस्टर हैं, एवरीवेयर ही विल गो। सर दीपिंदर हुड्डा जी हर जगह क्या वो जा रहे हैं ये हरियाणा मांगे हिसाब में। लोकसभा के टाइम तो एक्टिव थे ही अक्रॉस द स्टेट। आपके कुछ लोग ही एमएलएज ही कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली ये जो असेंबली इलेक्शन आ रहा है, बेसिकली आप उन्हें स्टेट में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ऐसा है, ये प्रोग्राम जो है मेरा नहीं दिया हुआ है, ये एआईसीसी की तरफ से प्रोग्राम दिया हुआ है। दीपिंदर जाएगा, ये जाएंगे, जो प्रोग्राम चल रहा है ना, हाँ जी, सब प्रोग्राम वहाँ से चला हुआ है। नहीं लेकिन स्टेट पार्टी में का क्या प्रोग्राम, लॉन्च करना चाहते पार्टी का हैं आप प्रोग्राम। उन्हें? इज ही इंटरेस्टेड इन द स्टेट? यू वांट मी टू रिटायर? आई डोंट नो। मैं तो आपके एमएलए की बात ही बता रही हूँ। I have already told many times, neither I am tired nor retired. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पर मैं आपको बीजेपी के बारे में पूछना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल खट्टर अब हरियाणा से अब दिल्ली जा चुके हैं, तो क्यों उनको शिफ्ट क्यों किया गया? उनका शायद ये था कि चेहरा बदल दो, एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी। लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन लोगों ने फैसला कर दिया इनको ही बदलना है, चेहरे बदलने से कोई फर्क नहीं। लेकिन मोदी जी अब तीसरी दफा आए हैं ना प्रधानमंत्री के बन के, तो इसके बारे में भी तो कुछ तो मतलब लोग भी उनको चाहते ही हैं, ऐसा नहीं है कि लोग उनको नहीं चाहते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। तो बीजेपी को तो फिर चाहते ही है ना सर? ऐसा है, पिछली बार भी चाहते थे ना, पिछली बार भी दूसरी बार बन के आए थे ना, 0 सीट आई थी हमारी पार्लियामेंट की जी, और असेंबली सेगमेंट्स में 79 में लीड किया था बीजेपी ने, और 10 में किया था कांग्रेस ने, 1 में किया था जेजेपी ने। इसी तरह 3-4 महीने के बाद असेंबली के इलेक्शन आए, तो रिजल्ट क्या आया? 31 सीट तो कांग्रेस की आई, बीजेपी 79 से 40 आ गई। तो ये आपके सामने है ना। तो ये असेंबली के इलेक्शन तो लोग मन बना चुके हैं, लोग मन बना चुके हैं। आप जनरली जब हाउस होता है, विधानसभा होती है, तो कांग्रेस वाले काफ़ी बार ये खड़े होकर कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से बहुत सारे लीडर्स आना चाह रहे हैं कांग्रेस में, अभी सिटिंग एमएलएज। ऐसा है क्या? आर एमएलएज इन टच विद यू? देखिए, हर बात तो आपको बतानी जरूरी नहीं है सर, बता भी सकते हैं सर। नहीं, क्या लगता है आपको जो गीतांजलि कह रही है, पूछ रही है आपसे? नहीं, वो तो अलग बात है जी। इसका मतलब है कुछ तो होगा सर, दाल में कुछ तो काला है। मतलब सवाल इस बात का है, आना चाहते हैं, वो लेगा नहीं लेगा वो नहीं, मतलब किसी का कोई। और ये जो इंडिपेंडेंस ने आपको सपोर्ट करा विड्रॉ करके बीजेपी से सपोर्ट, उसको आप कैसे देखते हैं? इज इट डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट एमएलएज और इज इट अपॉर्चुनिज्म? ये जो वहाँ से यहाँ किया है, वो देखा कि दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड, जिसको सपोर्ट करते रहे। पीपल आर अगेंस्ट, जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं उनके लोग भी तो कहते हैं ना उनको, हमारे जिता के भेजा, तुम किसके साथ हो? सर, ये शुरू में मैंने आपसे जो सवाल किया था कि 3 कांग्रेस के एमएलएज को रेड किया है ईडी ने, राव दान सिंह हुए, सुरेंद्र पंवर हुए, ये आपके जो लॉयलिस्ट हैं, मतलब पार्टी के भी आपके भी खुद। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल किया, वेंडेटा, प्रतिशोध। तो क्यों आपको लगता है कि आपके खिलाफ वेंडेटा हो रहा है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन लगता है जिस एक्शन का कई हैं आपके सामने देखा है।
कि आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, मैं जैसे मैंने कहा, अब सब जुडिस है, नहीं सब्सिडीज तो है लेकिन विश्वास है जुडिशरी पे, वो तो आप देखेंगे बट पॉलिटिकल, व्हाट इज द पॉलिटिकल, जब इनका फैसला आएगा, नतीजा आएगा, देन यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग। जी जी। तो मेरा एक और सवाल था, जो आपने ये जो स्पोर्ट्स को लेकर, जो हरियाणा की जो इतनी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, रेसलर्स हैं, और हमने देखा पिछले साल में जिस तरीके से उनकी तौहीन की गई दिल्ली के अंदर, सड़कों पे वो रात के जंतर मंतर पे सो रही थी, फिर उनको वहाँ से हटाया गया। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे सबको लेकर? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, दूसरी तरफ इस तरीके से वही तो मैं कह रहा हूँ, जो खेल खिलाड़ी में नंबर 1 थे, जिन्होंने नाम कमाया, उनके साथ भी नहीं, अब तक न्याय नहीं मिला उनको, अब तक न्याय नहीं मिला उनको। तो आप उनके साथ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल, उस टाइम भी खड़ा था, आज भी जंतर मंतर पे भी गया था, आज भी खड़ा हूँ, क्योंकि खेल और खिलाड़ी को आगे लाने में हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। उस टाइम जब हम स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए थे, उसी की वजह से आज इतने खिलाड़ी पैदा होने। पदक लाओ पद पाओ, मैंने तो बहुत सारे डीएसपी भर्ती किए, इन्होंने एक भी नहीं किया, अच्छी पोस्टें दी। और गीतांजलि ने बहुत सारी स्टोरीज करी हैं एक हमारे अखबार के अंदर, ट्रिब्यून में, जो ऑनर किलिंग्स को लेकर, जिसको हम ऑनर किलिंग्स बुलाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही खराब, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेडिशंस दैट वी हैव इन आवर कंट्री, और खास करके हरियाणा के अंदर तो ये बहुत ही वाइड स्प्रेड है। ये ऐसा क्यों है सर? देखिए, ये तो यूनिवर्सल फिनोमिना है, हरियाणा या यूपी जैसे आप कहते हो, या पंजाब की नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, खाप का क्या रोल है, दैट मस्ट बी ऑब्वियस क्वेश्चन। और खाप का कभी ऑनर किलिंग में रोल नहीं होता। ऑनर किलिंग जो होती है वो फैमिली की होती है, आइदर साइड, फ्रॉम बॉय साइड और गर्ल साइड, ठीक है, बिकॉज वो कुछ ऐसे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट भी है हमारा, लेकिन एवरी जो है कस्टमरी लॉ जो होता है जी, वो प्रिवेल करता है। लेकिन इसको कस्टमरी लॉ के साथ क्या लेना देना है? ट्रेडिशन नहीं, जैसे कहाँ होती है ऑनर किलिंग, तो कुछ ऑनर किलिंग जो होती हैं वो इंटरकास्ट मैरिज पे नहीं होती हैं, होती हैं सेम गोत्र, सेम विलेज, जहाँ पे कस्टमरी मतलब परंपरा तौर पे नहीं करते हैं, सामाजिक तौर पे नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है, गांव में शादी नहीं करते, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं हरियाणा में जहाँ गांव में शादी करते हैं, तो रिवाज की बात है गांव। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप लड़की को मार ही दो सर। नहीं, मैं तो खुद को मैं तो इस बात के कभी हक में नहीं हूँ कि लड़की को मार दो, लेकिन जो होती हैं फैमिली अपने ऑनर की वजह से, या अपनी बेटियों को मारना, अपनी बहनों को इस तरीके से लड़कों को भी मार देते हैं, वो तो कोई मतलब आइदर साइड होता है, बॉयज़ के साइड से या उससे दो फील, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ तो बाकी कानून अपना काम करता है। लेकिन आप इट इज द सोसाइटी जो वो प्रेशर बिल्डअप करती है कि यू नो उनको मतलब पेरेंट्स फील प्रेशराइज्ड कि हम मार दें तो हम मतलब इस सोसाइटी का हिस्सा रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। नहीं समझते, आप गांव में शादी नहीं कर सकते, आप अपनी बहन के साथ शादी नहीं कर सकते ना, ये हमारा सामाजिक ढांचा है। अभी जब पहले भी एक बार सवाल उठा था, ये राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में GOM बनी थी, ये सवाल आया था। तो अब जैसे मान लो ये आया भाई, इसको कानून की शक्ल क्या दें, तो एक ने मैंने कहा साउथ में डिफरेंट है, साउथ इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। यहाँ वो आप करके दिखाओ किसी, आप पूछना कहीं किसी से, साउथ में क्या है, लड़की जवान होती है ना तो फर्स्ट राइट उसके मामा का होता है शादी। जी बिल्कुल, केरल में। आप यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं? आप ऑनर किलिंग के बारे में? नहीं, ऑनर किलिंग के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन ये जो है ना, जो होता है ये ऐसा होता है, तो ऑनर किलिंग को कोई सपोर्ट नहीं करता, ना तो गांव की सपोर्ट मिलती है कभी, ना खाप की मिलती है, ना किसी नेताओं की मिलती है। वो तो मतलब आप उनका पता ही नहीं है कि वो उसमें हो जाता। इस सब के बावजूद बढ़ रहा है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। अब बहुत दुनिया में आप बाकी जैसे पंजाब में बहुत कम हुआ है, बिहार में बहुत कम है, यूपी में बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं, जहाँ
जो कस्टम्स हैं, जो पारंपरिक उनके सामाजिक रिवाज हैं, वहाँ कोई अगर उसको उल्लंघन करता है तो वहाँ ऐसा होता है। तो सर आपको चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दुनिया में कोई पार्ट हो। तो सर आपको लगता है कि लॉ बनना चाहिए कि सेम गोत्र मैरिज नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह का कानून बनना चाहिए, या हिंदू मैरिज एक्ट में कोई अमेंडमेंट होना चाहिए? नहीं, या होना भाईचारा चाहिए गोत्र में? जब ये तो उनका हिंदू मैरिज एक्ट में तो आप इसको सर मांग रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ होगा। गुजरात में शायद किसी ने कुछ किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने, तो आई हैव टू फाइंड आउट। तो ये ज़रूर होनी चाहिए ताकि ऑनर किलिंग इस किस्म की ना हो कमी। जब हो नहीं सकता, गोत्र में शादी कर नहीं सकते, आप गांव में शादी कर नहीं सकते, करते हो थोड़ा सा वो इस वास्ते वो होता है। तो ये कानून तो अमेंडमेंट तो आनी चाहिए। सर लेकिन मुझे बताओ, उसमें भी ये प्रोविजन है कि वो कपल को जैसे बाहर भेज देते हैं काफ़ी जगह जहाँ ऐसी मैरिजेस हो भी जाती कोर्ट के द्वारा जाते हैं ना। हाँ जी। नहीं, खुद भी मतलब जैसे फैमिलीज ही भेज देती हैं कि चले जाएं। वो तो फैमिली उस केस में तो उस केस में आई एम जस्ट सेइंग कि वो बेटर सॉल्यूशन देन किलिंग द वो चाइल्ड। वो फैमिली किलिंग तो मतलब इट इज ऑफेंस, हाँ जी, वो तो उसमें नोबडी अप्रिशिएट दैट। लेकिन इस किस्म का कोई कानून भी हो ना, भी जब नहीं कर सकते आप करते हो तो जो उल्लंघना करता है तो और फैमिली डिपेंड फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। कई बार भेज देते हैं, कई सर आपने पहले अनाउंस किया था कि आप कास्ट सेंसस करवाएंगे जब आपकी गवर्नमेंट आएगी। तो उस कास्ट सेंसस में अगर नई जातियां निकल के आती हैं जो बैकवर्ड हैं, क्या उनको रिजर्वेशन दी जाएगी? या 50 या अगर कोई नई जातियां कुछ पता लगता है कि भी ये भी बैकवर्ड है, कुछ अगर छूट गई हैं। सब कोई नई जाति कोई ऐसी तो नहीं उभर के आ सकती ना, एक ही दिन में नहीं पैदा होती ना, पहले हुई है। तो कास्ट सेंसस भी बहुत नहीं सर, बहुत जो कास्ट है वो मांग कर रही है कि हमें ओबीसी में डाल दो, जैसे उनकी रहती है। नहीं, वो तो मांग करेंगे ना, कोई कहता है मैं बैकवर्ड में हूँ, मेरे को शेड्यूल कास्ट में। अगर ऐसा निकल के आता है कास्ट सेंसस में तो उनको रिजर्वेशन दी जाएगी? वो तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना ये, तो रिकमेंड करती है स्टेट, फिर रिकमेंड कोई। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी के साथ जाति हो रही है, उसका कहीं हक कट रहा है, तो इट इज आवर ड्यूटी टू सपोर्ट। तो 50% जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाए तो उसमें आपके फेवर में है, जो 50% लिमिट रिजर्वेशन की इंदिरा साहनी केस के? हाँ, कई जैसे हमने किया था। हाँ जी। और इकोनॉमिक बेसिस पे भी दिया था, जैसे बहुत सारी कास्टों के नहीं है रिजर्वेशन, उनका हमने इकोनॉमिक बेसिस पे दिया था। हाँ जी, इकोनॉमिक बेसिस पे तो आप तो ये बात है। We have to wrap up quickly. So, Gitanjali, if you have a final question. सर एक हरियाणा बनाओ अभियान चल रहा है, उसमें वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट कैपिटल, सेपरेट हाई कोर्ट वगैरह, उसमें आपका क्या स्टैंड है? शुड हरियाणा हैव अ न्यू कैपिटल? देखिए, हरियाणा every state should have his own capital. It is Punjab should also have its own capital. पंजाब की भी नहीं है, हरियाणा की भी नहीं है, चंडीगढ़ इज यूनियन टेरिटरी। लेकिन हमारा झगड़ा 3 है, वाटर, टेरिटरी एंड कैपिटल। तो तीनों का इकट्ठा सोल्यूशन निकल जाएगा। अब जैसे SYL का फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, लेकिन गवर्नमेंट। सर, आप कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बन गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छी बात है, हमने तो खुद कहा था ही शुड बिकम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ताकि मतलब वहाँ करें, बात करें, तो अच्छा है। और मेरा फाइनल एक ये सवाल ये है कि हरियाणा के अंदर ये जो सैनी सरकार है, इन्होंने ये स्टिल्ट +4 यानी जो एक 4 लेवल्स रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में उन्होंने कहा है कि गीतांजलि ने, भरतेश ने बहुत स्टोरीज करी हैं इसको लेकर। इसके बारे में क्या राय है आपकी पार्टी की? देखिए, जो पुराने सेक्टर हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्किंग के इतने झगड़े हैं। अब उस टाइम बने, उस टाइम तो एक कार की भी पार्किंग की नहीं सोचा था जिस हिसाब से बने हैं। स्कूटर ही थे लोगों के पास, अब कार हैं, तो उनके झगड़े होते हैं। दिल्ली में कई जगह इतने ज़बरदस्त झगड़े हो जाते हैं पार्किंग के ऊपर।
हाँ, जो नए सेक्टर हैं उनमें करो, आप करो। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता था, आपने पहले 2019 में भी कहा था, फिर बाद में एक दो बार इंटरव्यू में भी कहा कि 4 डिप्टी सीएम होने चाहिए। आपकी सरकार रहेगी तो आप कोशिश करेंगे कि 4 डिप्टी सीएम हो जो कि डिफरेंट कास्ट से हो। तो आर यू स्टिल कमिटेड टू दैट पिछली आइडिया? बार हमने कहा था, 19 में भी कहा था ये। तो जब एक बार कहेंगे तो कमिटमेंट रहेगी हमें। Okay, I think I'm afraid we'll have to leave it there. But हुड्डा साहब, thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक एक्चुअली आपसे एक बात मैं कहना जी जी जरूर कहिए। जो आपने कहा, इस गवर्नमेंट के पास कोई अचीवमेंट कहने के लिए नहीं है, नो अचीवमेंट्स। वो एक ही बात कहते हैं, कभी कहते हैं बाप बेटा। अरे बाप बेटा ये उसको यानी दीपेंद्र के बारे में और आपके बारे में। हाँ, मेरे बारे में बार बार चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आती है, बाप बेटा। एक बात बताइए, ये क्या है? और फ्रस्ट्रेशन। आई एम प्राउड जिस मेरा ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, मैंने किया। 4 जनरेशंस हैव सर्व्ड द कंट्री, आई एम प्राउड टू सर्व दैट। होना चाहिए प्राउड। और वो इस बात को करें, अपनी बात देखते नहीं है। मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, वो खाली यहाँ तक नहीं सीमित रहते, कोई जिला परिषद में भी अपना करना चाहते हैं। नहीं, उसकी किसी बीवी जीतेगी तो हम क्या करेंगे? बट वो फैमिली नहीं है। तो ऐसी बात जो है ना, मतलब दे शुड अंडरस्टैंड, आई एम प्राउड कि हम 4 जनरेशन सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे ग्रैंडफादर 1921 में गांधी जी को लेके आए वहाँ रोहतक में, ट्रिब्यून में। आपके अखबार में छपा हुआ है, मैं देखूँ जी वो मीटिंग। और मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे, 8 डिफरेंट जेल्स में रहे, 7 डिफरेंट हाउसेस के मेंबर रहे, कोई दुनिया में नहीं रहा। नोबडी एल्स एक्सेप्ट हिम। तो इसमें क्या है? आई एम प्राउड फॉर माय फैमिली, सर मैं एक डिवोटेड टू नेशन। सर आपने ये भी शेर शायरी में आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं, मैंने सुना है। और ये एक हमारी अखबार में आज ये भी छपा है कि आपने एक जो अमित शाह की जो रिसेंट रैली हुई थी इधर महेंद्रगढ़ में, उसके ऊपर आपने एक शेर लिखा था या कहा था, गैर की महफिल में मेरे चर्चे हैं। सर कुछ बताइए ना आपने। देखिए, ये कुदरती बात है। राजनीति में तो जिसका बार बार नाम लोगे ना आप, किसका लिया जाता है? जो आने वाला होता है उसका लिया जाता है। अच्छा, एक शेर से हम इस डिकोड हरियाणा के एपिसोड को खत्म करते हैं। आप बताइए एक शेर आपकी तरफ से। नहीं, मैं तो इनकी एडवर्टाइजमेंट देख रहा था। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। कितनी मतलब एडवर्स ये एडवर्टाइजमेंट है। एक्चुअल क्या है इनका? हमारा हरियाणा लगा दिया फुल स्टॉप, हम हरियाणा फुल स्टॉप लगा दिया। On this note, ladies and gentlemen, you've heard Bhupinder Hooda in free and frank conversation with us right here at the Tribune on Decode Haryana. I'd like to thank you so much for watching. This is our inaugural episode of this show. Please do follow us on our social media across Facebook, Twitter or X and all the other social media handles. And we would very much like to hear from you to hear what you think about this interview and what we should do in the coming days and weeks ahead. Thank you all so much for watching.